हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज़ मिडल टर्म। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम में जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर था उसमें हमने लास्ट टाइम जर्नल टर्म करी थी। ठीक है, अब है मिडल टर्म। फिर इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स भी होंगे, कोफिशिएंट्स भी होंगे। ठीक है, और भी आगे कई प्रॉब्लम्स हैं। सो मिडल टर्म क्या है? व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज ऑड देन मिडल टर्म इज n+1 a टर्म। सबसे पहले मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे इसकी पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि जब हम एक्सपैंड करते हैं तो वो एक ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो पहले आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देनी, फिर देखना कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर तो ऑड है तो फिर आपने क्या करना, उसमें से एक प्लस करना, n+1/2। ठीक है, अगर तो इवन है फिर n/2, n/2 वाली टर्म n/2 में एक ऐड करना। ठीक है, ये दो टर्म्स देखनी है। सो इफ़ n इज़ ऑड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? n+1/2 वो वाली टर्म का मिडिल टर्म जो भी है वो वाली टर्म निकाल ली। अगर हमारे पास n इवन है तो हमने n/2 + n/2 + 1 टर्म निकाल ली। जैसे कि अभी प्रॉब्लम है, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 + 9y की पावर टाइम। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। यह नंबर ऑफ टर्म्स इससे ज़्यादा होती है हमेशा। एक 10 + 1 11 इज़ ऑड। अगर ऑड है तो कैसे निकालना, उसमें से एक प्लस करना, फिर 2 के साथ डिवाइड करना, जितनी टर्म आई 6 टर्म। तो अब हमने T6 पता करनी है। ठीक है, दिस इज जनरल टर्म। T6 पता करने के लिए बच्चे 6 कैसे पता होने चाहिए? हम 6 कैसे पता करेंगे? T5 + 1। ठीक है, सो T5 + 1 हियर R अब हमने कितनी लेनी है? 5। सो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना, NCR, व्हाट इज n कितनी हमारी 10, NCR x/3 की पावर n-r y की पावर r। ठीक है, सिंपली आपने जस्ट सॉल्व करके उसको फिर सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है फाइंड द, अगर बाई चांस आपके पास इवन टर्म होती तो आपने इवन में क्या करना था? जैसे सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, सपोज यहाँ पे पावर 7 होती। ठीक है, सो 7 + 1 8, हमारे पास इवन 8 बन जाना था। ठीक है, 8 इवन है तो हमने पहले 8/2। ठीक है, फिर 8/2 में एक ऐड करके सबसे पहले हमने T4 टर्म निकालनी थी, फिर हमने T4 + 1 T5 टर्म। इवन में हमने दो टर्म्स निकालनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट है फाइंड द टर्म विच इज दिस इज ए इंपॉर्टेंट टाइप। फाइंड द टर्म, हमने टर्म पता करनी, वो वाली टर्म पता करनी जो x के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो x ≠ = 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, हमारे पास एक्सपेंशन दी हुई है। स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट का सम, कोई भी प्रॉब्लम आपको इंडिपेंडेंट के आए तो आपने जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है तो x की पावर जो सारी एक साइड कर लेनी, इकट्ठी कर देनी है। जो भी x की पावर है उसको 0 के बराबर रखना। तो आपने r की वैल्यू को पता करना, फिर उस r की वैल्यू को आपने फिल कर देना। तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x वो है इंडिपेंडेंट, वो 0 वैनिश ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, सो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ x/2 3x + 1/3 की पावर x। ठीक है, लेट, सबसे पहले हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म x की इंडिपेंडेंट है। सो हमने जनरल टर्म लेनी है। जनरल टर्म का मतलब TR+1। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम करा था। लेट TR+1 विद द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हम मान के चले हैं कि हमारे पास जो TR+1 टर्म है जो x की इंडिपेंडेंट है। नाउ TR+1 का फार्मूला NCR x की पावर n-r, दिस इज y की पावर r। ठीक है, हमें यहाँ नहीं पता। सो आपने क्या करना, इसमें सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट एक साइड कर देने। पहले आप कांस्टेंट सेपरेट कर दो, वेरिएबल्स एक साइड, -1 की पावर r, 3 की पावर 3 नीचे था ना, ऊपर जाके पावर जो है माइनस हो गई x। जैसे 1/x की पावर r थी तो x की पावर -r, जब हम उसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर क्या हो गई? माइनस। ठीक है, सो आपने क्या करना, जो सारे x की वेरिएबल्स, जो x वेरिएबल वाली उसकी पावर से सारे इकट्ठे कर देंगे। ठीक है, पावर से इकट्ठे करके जब इंडिपेंडेंट के कोई भी प्रॉब्लम आए तो जितने भी पावर, जो भी x की पावर है उसको 0 के बराबर रखना, r की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, जो भी r की वैल्यू आई वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। और आपको ये वाली सारी टर्म, इंडिपेंडेंट का मतलब कि x रहनी नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गई है।
तो ठीक है। सो आपको ये ऑटोमेटिकली जो है वो सारी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरो जिस एक्स की पावर ज़ीरो दिस इज़ 1, मतलब कि ये सारी टर्म हमारी ख़त्म ही हो गई है। सो जो भी आपके आर की वैल्यू 4 आई है, आपने आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। 4 + 1 T5 = 6 C4 3/2 की पावर 6 - 4 -1 की पावर 4 3 की पावर -4 x 12 - 3 × 4 12 12 - 12 0 किसी की पावर 0 1, बल्कि ऐसा सारा हमारे पास ख़त्म ही हो गया, ठीक है। जो भी हमने सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे कॉफिशेंट्स। फाइंड द कॉफिशेंट्स, हमने कॉफिशेंट्स पता करने हैं। फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3 इन x + 3y की पावर 9। अब हमने कॉफिशेंट पता करने हैं इसका। कॉफिशेंट का मतलब कि जो भी इसके सामने है, जैसे सपोज हमारे पास 3x² है, x² का कॉफिशेंट क्या है हमारे पास 3। जो भी वेरिएबल के सामने होता है कांस्टेंट, हम उसको कॉफिशेंट बोलते हैं, वो चीज़ हमने पता करनी है। किसका कॉफिशेंट पता करना है, x की पावर 3 और y की पावर 3 का। सेम ऐसे ही हमें नहीं पता किसका क्या कॉफिशेंट होगा, तो हमने पहले जनरल टर्म निकालनी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का सम हो या कॉफिशेंट का, मिडल का, जहाँ पे जनरल टर्म ही यूज़ होगी बच्चे। सबसे पहले आपने TR, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, लेट हमने माना कि TR+1 जनरल टर्म हमारी है, जो इसमें जो कि x की पावर 6 एंड y की पावर 3 को कंटेन करती है। लेट TR+1 का फार्मूला जनरल फार्मूला लगाया NCR x की पावर n - r, दिस इज 2y की पावर r, ठीक है। नाउ TR+1 कंटेन दिस। अब कॉफिशेंट का सम हो या फिर कंटेन का सम हो, आपने क्या करना, जैसे हमने इंडिपेंडेंट का करा था सेम वैसे ही, बट उसमें फ़र्क क्या था कि जो वेरिएबल्स की पावर थी ना उसको 0 के बराबर रखना। बट यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स सारे, जैसे x वाले वेरिएबल सारे हमने एक साइड कर लिए, y वाले एक साइड कर लिए, ठीक है। जो भी हमारे वेरिएबल्स है ना उसके पावर को हमने जितना हमें कॉफिशेंट पूछने के लिए बोला है उसके बराबर रखना। जैसे x की पावर 9 - r है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी पावर को, x का कॉफिशेंट कितना बोला उन्होंने, x की पावर 6, सो इसके पावर को इसके बराबर रखना है। तो हमें r की वैल्यू पता करनी है। अब हमें r की वैल्यू पता चल गई, ऑटोमेटिकली आपको जो स्टेटमेंट में है आगे सम करोगे सॉल्व करोगे तो आपको x की पावर 6 बन ही जाएगी और बननी ही चाहिए, ठीक है। y की पावर 3 भी बननी ही चाहिए। ऐसे कॉफिशेंट के आपको जो टर्म है वो वाली चीज़ बननी चाहिए, जो भी उसके आगे है दिस इज़ अ कॉफिशेंट, ठीक है। जो भी उसके आगे है वो क्या होगा हमारा कॉफिशेंट, तो आपको वो वाली टर्म बननी ही चाहिए थी, ठीक है। सो आपने मेन ये बात आज नहीं, जो भी वेरिएबल की पावर है उसको हमने जितना कॉफिशेंट पूछने के लिए पूछा है उसके बराबर रखना और r की वैल्यू पता करनी, फिर इसमें द्वारा फिल करके जो भी इसके सामने है दिस इज़ अ कॉफिशेंट, ठीक है, सॉल्व करके आपने बता देना। नेक्स्ट है फाइंड इफ द कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ r इक्वल। हमने कॉफिशेंट a पता करनी है। अगर x की पावर 2 और x की पावर 3 का कॉफिशेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल है, कॉफिशेंट का मतलब सेम ऐसे ही सम करना, आपने सारा खोल देनी, बाइनोमियल जनरल टर्म लगा देनी, ठीक है। और आपने x की पावर r को किसके इक्वल रखना, क्योंकि उन्होंने x की पावर 2 बोला हुआ है, जो भी x की पावर हमारी r है उसको जो भी पावर बोला है उसके बराबर रखना, ठीक है। सो सबसे पहले हम r को 2 पुट करेंगे, फिर r को हम 3 पुट करेंगे, फिर जो भी इनके कॉफिशेंट का मतलब कि x, देखो जी x² का ये सारा क्या x² का कॉफिशेंट, दिस इज़ द कॉफिशेंट ऑफ x³, ठीक है। इनके कॉफिशेंट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल रखने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन T3 = T4, ठीक है। दैट इज ये सारी टर्म और ये सारी टर्म आपस में इक्वल होनी चाहिए। x2 और x3 नहीं लिखना क्योंकि ये कॉफिशेंट है, इसके सामने जो भी है, जो भी कांस्टेंट हमें वो ही लिखनी है हमने, और a की वैल्यू को आपने सिंपल सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट फाइंड a, b एंड c इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, हमें पहली 3 टर्म्स दी हुई हैं, हमने a, b एंड n की पावर इसको पता करना। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन जनरल, जैसे बाइनोमियल की x + y की पावर n है, ये ऐसी वाली टर्म। हमें सबसे पहले कि फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, पहली 3 टर्म्स यही होगी। हमें T1 दी हुई है, T2 दी हुई है, T3 दी हुई है, ठीक है। तो आपने T1 का फार्मूला क्या होता है जनरल, TR का फार्मूला NCR है, e की पावर n - r b की पावर r,
ठीक है। सो T1 का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, दिस इज़ अब हमें कैसे पता करने हैं, जनरली दिस इज़ हमें 1 चाहिए, 1 कैसे होता है, दिस इज़ R+0 दैट इज़ TR+1, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट TR+1 इज इक्वल टू NCR, ठीक। हियर R कितनी है, हमें 1 तो R कितनी होगी फिर 0, यहाँ पे R0 पुट कर देना, AN, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमें फर्स्ट टाइम है जो AN है वो हमारी इतनी दी हुई है। नेक्स्ट क्या है T2, T2 का मतलब क्या है T1+1, क्योंकि हमने इसको R की फॉर्म में लिखना, दिस इज़ T2 तो कैसे लिखेंगे हम, 1 तो होता ही है प्लस उसमें और क्या करेंगे कि हमारे पास 1 2 बने, ठीक है 1, दिस इज़ क्योंकि हमने R+1 की फॉर्म में लिखना होता है ना, R+1 की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज़ NC1 A की पावर n-1 B की पावर n, जैसे कि आपने खोलते हैं हम इस फॉर्मूले को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर क्या है T2 इज इक्वल टू दिस NC1 का आपने कॉम्बिनेशन खोल देना, NC1 का n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। हियर n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इसके साथ आपने इसकी कटिंग कर देनी, सिर्फ हमारे पास n ही बच जाना, n-1 b इज इक्वल टू हमारे पास इसकी इतनी दी हुई है। सिमिलरली T3 NC2 फैक्टोरियल आपने खोलना पहले, ठीक है, ये हमारी दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फिर आपने क्या करना, डिवाइड 2/1 एंड 3/2, ठीक है, ए बी की वैल्यूज़ को पता करना। डिवाइडिंग 2/1 एंड डिवाइडिंग 3/2, जब हमने इसको फर्स्ट जो डिवाइड करनी थी, देखो स्टूडेंट्स आपको EN के साथ n तो ऐसे ही AN, ठीक है, और जे अगर बेस इसके सेम है तो मैं इसको इसे ब्रेक करके लिख दूँ AN डॉट मल्टीप्लाई A-1, बेस सेम पावरें ऐड हो जाती हैं, दैट इज़ यही टर्म बन गई हमारी। तो मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये वाला AN और ये वाला AN हमारा हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ A की पावर -1 बच जाएगी। अगर A की पावर -1 है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज A की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। जब किसी की पावर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल करके उसकी पावर प्लस में आ जाती है, ठीक है। कटिंग करके सिंपल आपने B/A की वैल्यू n इधर ले जानी, दिस इज इस इक्वेशन को ना कोई नाम दे दो। अगेन डिवाइडिंग 3/2, उसको डिवाइड करना था हमने, सेम AN कैंसिल, जैसे बेस सेम है आपको नहीं पता चलता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेस सेम बट डिवाइड में है तो पावर क्या होती है इसकी माइनस, ठीक है, n के साथ n कैंसिल, A की पावर -1 वो नीचे आ गई प्लस बन गई, ठीक है। आपने B/A की वैल्यूज़ पता करनी, बाकी सारा कुछ इधर ले आना, ठीक है। सो फ्रॉम दिस एंड दिस, क्योंकि B/A की वैल्यू हमारी इतनी है, इधर B/A की वैल्यू इतनी है, अगर लेफ्ट इक्वल है तो ऑटोमेटिकली इनकी राइट्स में आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। दैट इज़ ये वाली सारी टर्म को हमने इसके बराबर रखना, सिंपली जनरली बाय क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ आपने n की वैल्यूज़ पता कर लेंगे। अगर n की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो AN थी, ठीक है, n की पावर 6, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो तो हम A की वैल्यू को ईजिली पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो A की पावर कितनी आ गई, A की पावर 6 इज इक्वल टू दिस, इसके आपने फैक्टर बनाने 7 to 9 के ऐसे, ठीक है, फैक्टर बना के आपने देखना 3 कितनी बार है, 6 टाइम आता है। बेस अगर सेम हो, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर आपके बेस सेम होते हैं, बेस डिफरेंट हो, सॉरी पावर सेम हो, ठीक है, सो A इज इक्वल टू, बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, दैट इज़ A इज इक्वल टू B, ठीक। इसका मतलब कि A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब हमने 3 इसमें पुट कर दो, A की वैल्यू भी पता है हमें, n भी पता है, हम इजली से B की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका बायनोमियल जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस आपने इसमें इंपॉर्टेंस जो है एक्सपेंशन, बायनोमियल, इंडिपेंडेंट, कोफिशिएंट एंड कंटेनिंग, ये सारे टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, मिडल टर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।